2024 में हम एंटर हो चुके हैं और क्या आपको पता है कि इतिहास का ये दुनिया में सबसे बड़ा चुनावी साल है। 64 देशों में चुनाव हैं। तो क्या 64 देशों में पलटने वाले हैं चुनाव। 2024 में भारत में ये आखिरी लोकसभा चुनाव है और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2024 के बाद परिसीमन होगा और लोकसभा की सीटें बदल जाएंगी। तो 2029 की जो चुनाव होगा वो अलग होगा। तो बीजेपी कांग्रेस का प्लान क्या है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे ये सबसे बड़ा चुनावी साल है। 64 देशों के 400 करोड़ लोग वोट देंगे। भारत में 543 सीटों पर आखिरी लोकसभा चुनाव होगा क्योंकि 2024 के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद लोकसभा सीटें जो है वो 80 तकरीबन शायद बढ़ जाएंगी। तो फिर तो जो ये 2024 वाला ये आखिरी है। बीजेपी के पास राम मंदिर मुद्दा है तो कांग्रेस के पास राहुल की नई न्याय यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है वो मैं आपको आज बताऊंगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड और जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि न्याय यात्रा से कैसे जीतेगी कांग्रेस। इंडिया के लिए कौन से 7 राज्य जरूरी हैं। तीसरा है बीजेपी राम मंदिर से कैसे जीतेगी। चौथा है दक्षिण में बीजेपी क्यों कमजोर है। और पांचवा है कि दुनिया के कौन से बड़े देशों में चुनाव होने वाला है इस साल। सबसे पहला पॉइंट है कि राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा है उससे कांग्रेस कैसे 355 सीटों पर निशाना लगा रही है। तो सबसे पहले आप ये न्याय यात्रा का रूट देखिए। मैंने एक आपके सामने ये मैप रखा है। तो ये जो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की वो मणिपुर से स्टार्ट होगी और आपको पता है कि मणिपुर की वजह से ही नरेंद्र मोदी सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन का झेलना पड़ा था विपक्ष की तरफ से। तो ये मणिपुर से 14 राज्यों में जाएगी। मणिपुर से स्टार्ट होके नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और खत्म होगी महाराष्ट्र में आके। अब आप जानिए कि न्याय यात्रा से कैसे 355 सीटें कांग्रेस पाना चाह रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा लॉन्च कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से होगी। इस यात्रा में राहुल गांधी 67 दिनों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। मणिपुर से शुरू होकर ये महाराष्ट्र में खत्म होगी। भारत न्याय यात्रा जिन 14 राज्यों से गुजरेगी वहां लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की 129 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को 122 सीटों पर। भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। वेणुगोपाल बताते हैं कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान ज्यादातर सफर वो बस से करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। यात्रा के कुछ छोटे हिस्से को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। अब दूसरा है कि जैसा कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर ऑफिशियल कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस से हमें बहुत कुछ पता चला है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो अगर 7 राज्य जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ इसमें सीट शेयरिंग अच्छे से हो जाती है तो कांग्रेस एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकती है। कांग्रेस को हाल ही में 3 हिंदी भाषी राज्यों में करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी अगर इंडिया अलायंस कुछ राज्यों में समय रहते सीटें बांट लेती है तो राह आसान हो सकती है। और यही नहीं, एनडीए को वो टाइट फाइट देने की स्थिति में भी आ सकता है। और ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। इन राज्यों में कुल 234 सीटें हैं। यहाँ भाजपा अकेले बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है और 2019 में उसने महाराष्ट्र और बिहार में गठबंधन रहते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना अब भाजपा से अलग है और 2 खेमों में बढ़ चुकी है। यदि उद्धव ठाकरे गुट को जनता का समर्थन मिला तो भाजपा के लिए मुश्किल होगी। वहीं बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन 2015 के विधानसभा चुनाव जैसी ही चुनौती पेश कर सकता है। बंगाल में तो टीएमसी अपने दम पर ही मजबूत है और उसे वामदल और कांग्रेस का भी समर्थन मिला तो भाजपा के लिए मुश्किल स्थिति होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने इंडिया अलायंस में करीब 30 दल शामिल हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक की पार्टियों की एकजुटता का दम भरा जा सकता है। गठबंधन की अब तक पटना, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में 4 मीटिंगें हो चुकी हैं। इन बैठकों में हर बार दिग्गज नेता शामिल रहते हैं, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका है। तीसरा आ जाइए भगवान श्री राम।
बीजेपी राम मंदिर से कैसे जीतेगी? आपको पता है कि तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। 22 जनवरी को उद्घाटन है और ये इतना भव्य आयोजन होने वाला है कि पूरी दुनिया भर से लोग इसको देखेंगे। और अब इसके पीछे की राजनीति क्या है वो आप इस पॉइंट से समझिए। आजाद भारत में अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार पीएम चुने जा चुके हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी यदि इस बार फिर जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वहीं भाजपा के एजेंडे की बात करें तो उसकी स्थापना के दौर से ही 3 मुद्दे उसके साथ रहे हैं: राम मंदिर निर्माण, आर्टिकल 370 हटाना और समान नागरिक संहिता। राम मंदिर निर्माण चल रहा है और 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में। वहीं आर्टिकल 370 को 2019 में ही हटा दिया गया था। इस तरीके से भाजपा ने अपने कोर एजेंडे में शामिल रहे 3 में से 2 मुद्दे हल कर लिए हैं। अब समान नागरिक संहिता पर भाजपा की नजर है। उत्तराखंड में इस पर काम आगे भी बढ़ा है। अब देश भर में समान नागरिक संहिता की ओर भाजपा कदम बढ़ा सकती है। अब तक आए सर्वे बताते हैं कि फिलहाल भाजपा को अपर हैंड और पीएम नरेंद्र मोदी का जादू कायम है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये जादू और ताकतवर हो सकता है। चौथा आ जाइए कि दक्षिण में बीजेपी क्यों कमजोर है और कैसे अब कांग्रेस, पहले आपको पता है कर्नाटक जीत लिया, तेलंगाना जीत लिया और अब आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हैं, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि आंध्र प्रदेश में ज्यादा पकड़ है कांग्रेस की बीजेपी के मुकाबले। तो दक्षिण में बीजेपी क्यों कमजोर है और उसका अब आगे का क्या प्लान है वो इस पॉइंट से समझिए। तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में भी भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है। कर्नाटक में तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ही चुकी है। यहाँ जेडीएस और भाजपा एक पाले में है, इसलिए कांग्रेस यदि पहले ही उम्मीदवार तय कर ले तो उसे बढ़त मिल सकती है। कर्नाटक में 28 सीटें और तमिलनाडु में 39 हैं। इसके अलावा केरल में 20, बंगाल में 42 और बिहार में 40 सीटें हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस ने हाल ही में तेलंगाना भी जीता है और अब आंध्र प्रदेश की जीतने की भी तैयारी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना जीतने के बाद आंध्र में भी कांग्रेस का ज्यादा जादू है बीजेपी से। और 5वां देख लीजिए कि क्यों मैंने ऐसा कहा था कि दुनिया में 64 देशों में चुनाव है, 400 करोड़ लोग वोट देंगे, लेकिन उसमें से जो मुख्य देश हैं वो मैं आज आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश में 7 जनवरी को चुनाव, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस है 8 फरवरी को, इंडोनेशिया में 14 फरवरी विच इज वैलेंटाइंस डे, रूस में 15 से 17 मार्च, यूक्रेन में 31 मार्च। देश में आप देखिए, फिर भारत में आ जाइए, अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या मोदी वापस से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन एनडीए को एक कड़ी टक्कर देगा। फिर दक्षिण अफ्रीका में अभी तक घोषित नहीं हुआ है लेकिन इसी साल होना है। यूके में भी अभी तक तारीख घोषित नहीं हुई है लेकिन इसी साल होना है। मेक्सिको में 2 जून और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है 5 नवंबर को। तो देखिए, जो 2024 है वो पूरी दुनिया के लिए अहम है क्योंकि चुनावी साल है सबसे बड़ा। 64 कंट्रीज में चुनाव होने हैं, 400 करोड़ लोग वोट देंगे। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं 2024 में भारत में भी बेसब्री से इंतजार है कि कब लोकसभा चुनाव होंगे और कब पता चलेगा कि क्या वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आएंगे या फिर इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी एक कड़ी टक्कर देंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।